हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित नया टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसका नाम है संवैधानिक विकास। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भारत में संवैधानिक का विकास किस किस आधार पर और कैसे कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया प्रथम ने एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक संस्था थी, किंतु कालांतर में कंपनी की महत्वाकांक्षाएं प्रबल होती गई और शीघ्र ही राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसे क्षेत्रीय सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके माध्यम से भारत पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनियों की सत्ता समाप्त करके प्रत्यक्ष ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किया। प्रत्यक्ष ब्रिटिश सत्ता के दौरान भी विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से भारतीय शासन संचालन जारी रहा। ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर पारित अधिनियमों ने भारतीय शासन व्यवस्था की विविध रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव छोड़ा है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुए कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास महत्वपूर्ण पक्ष निम्न हैं। 1726 के चार्टर द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व वसूलने की शक्ति प्रदान की गई। राजस्व का अधिकार मिलने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने लूट खमोट की प्रवृत्ति बढ़ गई। साथ ही साथ युद्धतर रहने के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कंपनी ने आर्थिक मदद के लिए ब्रिटिश सरकार के पास प्रस्ताव भेजा, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए रेगुलेशन एक्ट 1772 पारित किया। तो दोस्तों 1600 में ब्रिटिश शासन ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया, किंतु कंपनी की जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और उन्होंने भारत पर कुछ क्षेत्रीय स्थान पर अपना एक अधिकार जमा लिया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश शासन का भारत पर नियंत्रण प्रारंभ हो गया। जब 1757 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने कंपनी के शासन को समाप्त कर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से करना स्टार्ट कर दिया। तो आइए दोस्तों, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कंपनी का शासन। तो जो 1773 से 1858 तक का जो समय है वो है कंपनी के शासन का समय। तो आइए दोस्तों, इसमें एक एक करके सभी प्रावधानों को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रेगुलेशन एक्ट 1773। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए 1773 के रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधान किए थे। कलकत्ता प्रेसिडेंट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की सत्ता स्थापित की गई और बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद का गठन भी किया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंट को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस कोर्ट का क्षेत्राधिकार उड़ीसा, बंगाल, बिहार तक विस्तृत था। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
कंपनियों ने कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने में प्रतिबंध लगा दिया। गवर्नर जनरल को परिषद की कोई नियम या विधियों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। परिषद द्वारा बनाए गए नियमों एवं विधियों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से अपील की जा सकती है। तो दोस्तों, यदि हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा करें तो उनमें से प्रमुख थी कि उन्होंने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद का भी गठन किया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था। साथ ही इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की। इन्होंने कंपनी की निजी व्यापार को भारतीयों से व्यापार पर प्रतिबंध तथा भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया और गवर्नर जनरल की परिषद के कोई नियम या विधि के विरुद्ध आप ब्रिटिश सरकार से अपील किया जा सकता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पिट्स इंडियन एक्ट 1744। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस एक्ट के निम्नलिखित प्रावधान थे। कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम के निकाय का गठन किया गया तथा सैनिक राजस्व आदि मामलों को इसके अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की जो संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। इसमें एक स्थान पर मुख्य सेनापति को दे दिया गया। भारत में कार्यरत अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना भी की गई और भारत में कम अधिकृत क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा गया। तो दोस्तों, यदि हम बात करें पिट्स इंडियन एक्ट 1744 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को, तो उसमें से है कि इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इन्होंने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इन्होंने 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से निकाय का गठन भी किया। इन्होंने जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल की परिषदों की जो संख्या 4 थी उसे घटाकर 3 कर दिया गया और इसमें मुख्य स्थान सेनापति को दे दिया। साथ ही साथ इन्होंने ब्रिटेन में एक न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में कंपनी अधिकृत क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा अगला है दोस्तों है चार्टर एक्ट 1793। भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष पर भारित कर दिया गया। जिला कलेक्टर को न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की मुख्य सेनापति सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, यदि हम चार्टर एक्ट 1793 की बात करें तो उनमें 2 ही महत्वपूर्ण प्रावधान थे। एक है कि उन्होंने भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और दूसरा है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों का वेतन भारतीय कोष पर भारित कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, इन्हें आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला है चार्टर एक्ट 1813। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत में व्यापार के रास्ते खोल दिए गए। कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बरकरार रखा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। ब्रिटिश व्यापारियों तथा नागरिकों को भारत में आने बसने की अनुमति दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेना आवश्यक था।
शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर 1 लाख रुपए व्यय की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों जो चार्टर एक्ट 1813 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर इसमें बात की जाए तो उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए जो है भारत के व्यापार के रास्ते खोल दिए गए सभी व्यापारियों के लिए। साथ ही साथ चीन का जो एकाधिकार था व्यापार पर वो भी बरकरार रखा। साथ ही ईसाई के प्रचार के लिए भी भारत में अनुमति प्रदान की गई और शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए की व्यय की भी व्यवस्था इस अधिनियम के माध्यम से की गई। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1833। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, अतः कंपनी अब केवल राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित हो गई। तो जो दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि जो कंपनी केवल राजनीतिक और प्रशासनिक तक ही सीमित रह गई तो कौन से प्रावधान के तहत? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित हो गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं अन्य प्रदेशों के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्तियों को वापस लिया गया तथा सारी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल पर केंद्रित कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद को भारतीय कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रशासकीय शक्ति केंद्रीकृत हो गई। भारतीय विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। सरकारी सेवाओं में जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने भारतीयों के लिए चयन के रास्ते खोल दिए गए। सिविल सेवा के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो यदि दोस्तों आपको कहा जाए कि सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान और साथ ही साथ एक वित्त आयोग का स्थापना कौन से अधिनियम में की गई है? तो वो किया गया है दोस्तों 1733 के अधिनियम में। तो ये बात याद रखिएगा कि 1733 का जो अधिनियम है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। उनमें से एक है कि उन्होंने एक विधि आयोग की स्थापना की भारत में। साथ ही साथ उन्होंने सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान भी किया गया। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। इस एक्ट के तहत ये स्पष्ट किया गया है कि ब्रिटिश संसद चाहे वो कंपनी से भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है या कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 6 और पार्षद शामिल किए गए तथा पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि दिया गया। 6 सदस्यों 4 सदस्य बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की सरकारों से चुना गया। इस परिषद की प्रक्रियाएं ब्रिटिश संसद के समान थीं। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ की सदस्यता की गई। सिविल सेवकों में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के सिद्धांत को स्वीकारा गया। तो दोस्तों यदि हम चार्टर एक्ट 1853 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखें तो उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों कि उन्होंने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया जिसमें 6 और पार्षद शामिल किए गए। साथ ही साथ उन्होंने एक विधि विशेषज्ञ की सहायता भी दी गई और सिविल सेवा के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्राउन का शासन। तो कब से कब तक था दोस्तों? 1858 से 1947 तक की जो समय काल था उन्हें क्राउन का शासन कहा गया, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919 जिसे माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे
डेंगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आदि शामिल है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सभी अधिनियम को देखते हैं। तो जो 1857 की क्रांति के प्रथम संघर्ष के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन समाप्त कर दिया गया था तथा 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी के शासन को अपने हाथ में ले लिया। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो कि निम्न है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उसका अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया। इस सदस्य को भारत का मंत्री या भारत का राज्य सचिव कहा गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया था। इसमें परिषद के 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दिया गया, जबकि शेष सदस्यों की चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर को दिया गया। भारत के राज्य सचिव को भारतीय मामलों के अधीनस्थ निदेशक और नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंट के गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटिश ताज के द्वारा तथा उनकी परिषदों की नियुक्ति भारत राज्य सचिव द्वारा की जानी थी। भारत के राज्य सचिव तथा उनके परिषद सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। भारत का गवर्नर जनरल क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा। उसे वायसराय की उपाधि दी गई। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्त अब खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाने लगी। तो दोस्तों यदि हम भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनमें किए गए सारे प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसमें जो भारत का राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, साथ ही साथ जो भारत के जो राज्य सचिव को भारत के मामलों में निदेशक और नियंत्रण का भी अधिकार दिया गया। इन्होंने गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंट की नियुक्ति में ब्रिटिश शासन की परिषदों की भारत राज्य सचिव द्वारा की जाने लगी थी। साथ ही साथ इनके जो वेतन थे भारतीय कोष में दिया गया था और साथ ही इन्होंने वायसराय की उपाधि भी प्रारंभ की गई थी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें 5वें सदस्य के रूप में एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद को सुविधाजनक कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति प्रदान की गई। इसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई विभागीय प्रणाली को भी मान्यता दी गई। इस प्रकार भारत के मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई। विधि बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद की न्यूनतम 6 और अधिकतम 15 सदस्यों को नियुक्ति कर कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। इन सदस्यों की नियुक्ति वायसराय के द्वारा की जाती थी तथा इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था, जिसमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। भारतीयों की नियुक्ति का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, लेकिन वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय क्रमशः बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह की होती थी। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866
और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंट को पुनः विधायी शक्तियाँ प्राप्त कर दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे दोस्तों जो भारत परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में 8 से 20 नए सदस्यों की नियुक्ति कर उनका विस्तार किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन का प्रावधान किया। हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्य की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों को वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया, परंतु कार्यपालिका में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। सार्वजनिक मामलों में 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों यदि हम भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करें तो उनमें कुछ खास नहीं था दोस्तों। उसमें केवल बस यही याद रखना है कि उन्होंने बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। कुल सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई। इनमें 37 सरकारी, 32 गैर सरकारी सदस्य थे। 4 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई, जिसमें पदेन, गैर सरकारी, निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य थे। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, किंतु सरकारी एवं मनोनीत सदस्यों की निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक होनी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस व्यवस्था ने मुस्लिम प्रतिनिधियों का निर्वाचन सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। निर्वाचन मंडल की सदस्यता के लिए आय, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता का आधार बनाया गया। वायसराय के कार्य परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो विधि सदस्य के रूप में कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो दोस्तों यदि हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो थे कि इन्होंने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। साथ ही इन्होंने पृथक निर्वाचन या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। इन्होंने पहली बार जो किसी भारतीय को कार्य परिषद में शामिल किया गया, जिससे सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो पहले कार्यपालिका परिषद थे में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। विधान परिषद के कार्यों और अधिकारियों की वृद्धि, जिसके अनुसार सरकार को बजट स्वीकार करने के पूर्व बजट पर चर्चा और प्रस्ताव रखने का अधिकार प्रदान किया गया। पूरक प्रश्न पूछने, स्थानीय संस्थाओं को ऋण देने, अतिरिक्त अनुदान देने, नए कर लगाने संबंधित प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित से संबंधित विषय पर चर्चा करने, प्रस्ताव रखने तथा उन पर मत विभाजन का अधिकार भी दिया गया। तो दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम 1909 थी, उनके महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार थे। सदन द्वारा इस प्रकार से पारित प्रस्तावित सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थी। तो दोस्तों जो अधिनियम के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्टेंगो चेम्स्फोर्ड सुधार
भी कहा जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि इनका उद्देश्य भारत को क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तो ये बात याद रखिए दोस्तों कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई है, तो की गई है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने निम्न नीतियाँ अपनाई। शासन में भारतीयों के सहयोग में वृद्धि की जाए तथा संस्थाओं का विकास इस प्रकार से किया जाए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नई सरकार स्थापित हो सके। इस अधिनियम से केंद्र की द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत हुई। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि केंद्र में द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम में की गई है, तो है भारत शासन अधिनियम 1919। प्रथम सदन को राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। प्रांतों में द्वय शासन प्रणाली की भी स्थापना की गई। तो दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि प्रांतों में भी द्वय शासन स्थापना कब की गई या कौन से अधिनियम में की गई, तो 1919 की भारत शासन अधिनियम में की गई। हस्ताक्षरित और आरक्षित। राज्यपाल हस्ताक्षरित विषय का शासन उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। राज्यपाल आरक्षित विषयों पर शासन मनोनीत सदस्यों को सहायता में करता था। वे सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई: निर्वाचित, मनोनीत सरकारी तथा मनोनीत गैर सरकारी। पहले वर्ग में 70% सदस्य, दूसरे में 10% और तीसरे में 20% सदस्यों को रखा गया। इस प्रकार विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सीमित मतदाताओं की व्याख्या की गई। संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को सिखों, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाई तक विस्तृत किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, जिनका करना मुख्यतः सेनापति को छोड़कर। लंदन में स्थित भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। भारत के सचिव के कुछ नियंत्रण भी कर लिया गया। सिविल सेवा की नियुक्ति के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तो यदि दोस्तों आपको कहा जाए कि लोक सेवा आयोग का गठन कौन से प्रावधान के तहत किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया तथा राज्यों को अपना बजट बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यदि दोस्तों आपको कहा जाए कि राज्यों को अपना अलग बजट बनाने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत दी गई है, तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो ये जो दो प्रावधान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो ये दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में अनुच्छेद 321 तथा 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था स्थापित की गई। संघ की क्रमशः 2 इकाई थी, एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। शासकीय कार्यों के 3 सूचियों की व्यवस्था की गई: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय रहे गए, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वह वायसराय के पास थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय के पास थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर एक प्रांतीय स्वायत्तता प्रणाली की अपनाई गई। राज्यों की उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, जिसके अनुसार राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया, जिसके अनुसार संघीय विषयों को हस्तांतरित करना तथा आरक्षित विषयों में विभाजित था। संघीय विधायिका को 2 सदनों में मिलाकर गठित होती थी। उच्च सदन या राज्यसभा में कुछ सदस्य संख्या 260 तथा निम्न सदन या लोकसभा में 375
सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। 11 राज्यों में से 6 राज्यों ने द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत तथा असम शामिल थे। पृथक निर्वाचन मंडल को दलित, महिलाओं तथा श्रमिक वर्ग का विस्तृत किया गया। सीमित सरकार मताधिकार का विस्तार करते हुए 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। तो यदि कहा जाए कि तो 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला है मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो आपको कहा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रावधान कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, तो किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो आपको याद रखने हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। साथ ही साथ इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना और बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। वे सब किस अधिनियम के तहत किया गया थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। कुछ चलिए दोस्तों 1919 नहीं बल्कि 1935 के तहत ये प्रावधान किए गए। तो ये दोस्तों सब जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटिश में आम नागरिक चुनावों के बाद लेबर पार्टी सत्ता पर काबिज हुई। उसने भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य समिति को भारत भेजा। इस मंत्रिमंडल समिति ने सभी राजनीतिक दलों को प्रमुख नेताओं के विचार विमर्श के बाद अपनी एक योजना प्रस्तुत की। इस मिशन में योजना के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, जिसे क्रमशः दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम पहले बात करें दीर्घकालिक योजना। भारत में संघीय शासन की स्थापना की जाए, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतों को 2 इकाइयाँ शामिल होगी। संघीय सरकार के क्षेत्राधिकार विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा तथा संचार व्यवस्था तक सीमित रहेगा। संघ की एक कार्यपालिका एवं एक विधायिका होगी, जिसमें प्रांतों तथा रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्नों पर सदन में बहुमत का आधार निर्णय लिया जाएगा। प्रांतों को अपना समूह बनाने तथा उन्हें प्रांतीय विषय सौंपने की स्वतंत्रता होगी। संघ और राज्य समूहों के संविधान की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत के संघ अथवा समूह के संविधान की व्यवस्था के पुनर्विचार की मांग कर सके। इस प्रकार की मांग प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में की जानी चाहिए। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान के संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं संविधान सभा के संबंधित प्रावधान। एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिसमें 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्य प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे। भारत के प्रतिनिधियों का निर्माण उस प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया गया था, अतः प्रांत के सदस्यों की मुख्य समुदाय में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व की संख्या का निर्धारण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा तथा उनके प्रतिनिधियों का चयन की रियासतों के प्रमुख द्वारा ही किया जाएगा। सभी प्रांतीय समूह मिलकर यह तय करेंगे कि संघीय संविधान का स्वरूप कैसा हो तथा उन्हें कौन अधिकार मिलने चाहिए। भारत यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा कि उन्हें राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना है या नहीं। प्रांत के 3 समूह में बांटा गया था। वे प्रांत जिनमें हिंदू बहुमत थे: बम्बई, मद्रास, संयुक्त राज्य, बिहार और उड़ीसा। दूसरा प्रांत है जिसमें मुसलमानों का बहुमत था: पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमांत और बलूचिस्तान।
तीसरा दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिस पर पाकिस्तान के लिए दावा किया जाता है बंगाल और असम। अब दोस्तों देख लेते हैं अल्पकालिक योजना। विधानसभा निर्माण के समय शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इस सरकार के 14 सदस्य होंगे, जिनमें 6 सदस्य कांग्रेस, 5 मुस्लिम, 1 ईसाई, 1 सिख तथा 1 सदस्य वाला पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व होना होगा। ये दोस्तों जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया तथा भारत तथा पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियंस की स्थापना की गई। पंजाब और बंगाल का विभाजन किया जाए एवं उसके बीच सीमा निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बघेल के अतिरिक्त सिंध व उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, असम का सिलचित, बलूचिस्तान तथा मुस्लिम बहुल रियासतों को शामिल किया गया था। देशी रियासतों पर से ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त हो गया तथा उन्हें भारत या पाकिस्तान किसी डोमिनियन देश में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई। जनजातीय क्षेत्रों से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण एवं उनमें की गई संधियां व समझौते को समाप्त हो गए। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया तथा दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति पर राष्ट्र की कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किए जाने वाले का प्रावधान किया गया। पूरे डोमिनियन की संवैधानिक सभा अपनी इच्छा के अनुसार संविधान के लिए स्वतंत्र थी। दोनों डोमिनियन ये स्वतंत्रता दी गई कि संविधान बनने तक वे भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अपने शासन का संचालन कर सकते हैं और इस विधि में सुधार भी कर सकते हैं। गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा तथा विधानमंडल से पारित किसी विधान को ब्रिटिश क्राउन की तरफ स्वीकृति प्रदान करेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अब चलिए विस्तार कर रहे हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, रेगुलेशन एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन से कथन असत्य है, अर्थात आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। ऑप्शन बी, इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ऑप्शन सी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप चाहे दोस्तों तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जा सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में पीट सिंधिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी 1761 का संशोधनात्मक अधिनियम, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813 या ऑप्शन डी रेगुलेशन एक्ट 1773। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं। पहला, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मानित कर लोकप्रियता का एक पुट डाला। दूसरा, सदस्यों को नामनिर्देशित किया गया तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से विधायिक प्रस्ताव के विचार तक सीमित कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल द्वारा उनके समक्ष रखे जाते थे। तीसरा, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्तियाँ नहीं थी। तो आपको बताना है उपयुक्त में से
कौन से सही हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3 या ऑप्शन डी केवल 1। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 1 और 2। जो हमारे पहले और दूसरा कथन जो है सत्य है, जो हमारा तीसरा दोस्तों वो असत्य हो जाता है, क्योंकि विधायी शक्तियाँ नहीं थी बल्कि उनकी सीमित थी। गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियाँ प्राप्त थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया कराया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1858 या ऑप्शन डी पार्लियामेंट सुधार 1919। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं? पहला, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। दूसरा, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन में पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया गया था। तीसरा, यह अधिनियम देश के प्रशासन को बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्य नियंत्रण के सिद्धांत पर अधिशासित किया गया। आपको बताने दोस्तों उपरोक्त में से कौन से सही है? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी 1 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अर्थात दोस्तों तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1861 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का पार्लियामेंट सुधार, ऑप्शन सी 1919 का भारत शासन अधिनियम या ऑप्शन डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1909 के पार्लियामेंट सुधार में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1852, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक 1773 के रेगुलेटरी एक्ट का उपबंध नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षक की शुरुआत, ऑप्शन बी बंगाल के गवर्नर जनरल 4 सदस्यों की परिषद में निहित है, ऑप्शन सी इस योग्यता पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्राइवेटाइज के मत में शक्ति को बदल दिया गया, या ऑप्शन डी गवर्नर जनरल के निर्णायक मत निहित किया गया था। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन उपबंध नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1852 का भारतीय परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय नागरिकों को पूर्णतः जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई, ऑप्शन बी विधान परिषदों को कार्यकारी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, ऑप्शन सी तत्कालिक परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करके विधान परिषदों की कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया गया,
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1935 की भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों की संख्या किसे दी गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधान मंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को या ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर को। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1919 के माले मीठू सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इससे भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। दूसरा, इसने विभाजन परिषद में सदस्यों की बजट संबंधित प्रावधानों को स्थानांतरण करने की अनुमति दी गई। तीसरा, इसने जमींदारों को अलग प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान किया गया। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, अर्थात तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सचिव का पद निम्नलिखित किसके द्वारा बनाया गया था? आपके ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1858 का भारत शासन अधिनियम या ऑप्शन डी 1861 का भारत शासन अधिनियम। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद की स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। दूसरा, 1833 का अधिनियम चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगी प्रक्रियाओं का आरंभ करने का प्रयास है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 दोनों या ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो यही दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारा दूसरा कथन सही है। हमारा पहला कथन इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि इसे 1861 नहीं बल्कि 1853 में पहली बार भारतीय विधान परिषद की स्थापित प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटि के दूर करने के लिए पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन सी 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसका प्रावधान किसमें किया गया? तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित किया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्नलिखित कौन से विषय आरक्षित विषय थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल सिंचाई, ऑप्शन बी न्यायवित्त, ऑप्शन सी जेल पुलिस या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1919 में भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली के जन्मदाता लियोन कैंड्रिक थे। दूसरा, इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को 2 भागों में केंद्रित और प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, जो हमारा पहला कथन है वो सत्य है। हमारा दूसरा कथन इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि द्वैध शासन के तहत 2 भागों में विभाजित जो किए थे वो आरक्षित तथा हस्ताक्षरित थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है? आपके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 या आपके ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1919। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपके ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919,
ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1904 या ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय शिक्षा एवं साहित्य को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च देने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, या ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, या ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत शासन अधिनियम, या ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब दे दिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रचलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत 1 अगस्त 1937 को संघीय व्यवस्था लागू की गई। दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने के प्रांतीय सरकार को 1935 के अधिनियम की 9वीं अनुसूची की संक्रमणकारी प्रावधानों के अनुसार कार्य करना था। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। आई होप दोस्तों आपने जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। पहले कथन की बात करें दोस्तों तो 1 अगस्त 1937 नहीं बल्कि 1 अप्रैल 1937 हो जाएगा। और जो दूसरा कथन है दोस्तों वो प्रांतीय सरकार के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सरकार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।